नमस्कार। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक देखिए। आज का टॉपिक कल के टॉपिक से भी इंटरेस्टिंग है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होती थी। ठीक है, हम इस पूरे यूनिट में रिएक्शंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस की स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन की स्पीड कैसे निकालनी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिएक्शन की स्पीड पे इफेक्ट करते हैं वो पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि एक रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कैसे स्टेप बाय स्टेप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। आज हमने पढ़ना है कि वो स्टेप्स भी अगर हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, मतलब एक्चुअली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट क्यों और कैसे हो रहे हैं, वो रीजन आज समझोगे। मान लीजिए ये आर रिएक्टेंट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं। ये रिएक्टेंट है अगर ए बॉन्ड ए और एक और रिएक्टेंट है बी बॉन्ड बी, तो ये मिलके ए बॉन्ड बी कैसे बन रहे हैं। सिंपल रिएक्शन की डेफिनेशन तो हम यही कहते हैं कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, न्यू बॉन्ड्स बनती हैं। तो यही आज का टॉपिक है, कैसे ओल्ड बॉन्ड्स कैसे ब्रेक हो रही हैं। न्यू बॉन्ड्स वो तो मान गए हम, स्टेबिलिटी के लिए न्यू बॉन्ड्स बन रही होंगी, लेकिन पहले ये ओल्ड बॉन्ड्स कैसे ब्रेक हो रही हैं। तो इसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरी हैं, जिनमें से एक थ्योरी ये है बच्चों, कोलिजन थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? कोलिजन थ्योरी। कोलिजन का मीनिंग तो समझते ही होंगे आप, टकराना है आपस में। बस ये थ्योरी यही कहती है। ये थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएगा, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। बस ये है ये थ्योरी। ठीक है जी, क्या कह रही है ये थ्योरी? कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं। कोलिजन से। कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोलिजन से ये ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो रही हैं। वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जो आपस में टकराएंगे, कोलिजन करेंगे। कहा जाता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया है, रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज the number of collisions, the number of collisions take place in 1 second in 1 cubic centimeter area, या 1 cubic centimeter वॉल्यूम है। एक कंटेनर में, जिस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है बच्चों, जिस कंटेनर में ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, कितनी कोलिजन्स हो रही हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया में 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर एरिया में वॉल्यूम में कितनी कोलिजन्स हो रही हैं। मतलब कहने का मतलब यही है कि जितनी ज्यादा कोलिजन्स उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन। सिंपल ये थ्योरी ये कह रही है, थ्योरी है सिंपल, बस थ्योरी पढ़नी है आपने, अपने स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना। समझा मैं रहा हूं, यहाँ पे अलग अलग स्टडी मटेरियल मैंने आपको सेंड किया हुआ है। कैसे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, आपस में टकरा के, कोलिजन से। जितनी ज्यादा कोलिजन्स जिस रिएक्शन में, जिस कंटेनर में होंगी, उतनी फास्ट वो रिएक्शन होगी, उतने ज्यादा रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। अगर आपने नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ा दी तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो वाटर प्लस शुगर, वही पहले भी ये एग्जांपल लेते थे। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं स्वीट वाटर। लेकिन ध्यान रहे, मैंने आपको पहले ही कहा है, पहले भी ये एग्जांपल यूज की है और पहले भी ये कहा था, इमेजिन करना सिर्फ, एक्चुअली ये रिएक्शन नहीं है, एक्चुअली ये रिएक्शन होती नहीं है, इट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन सपोज करो, मान लो ये रिएक्टेंट्स हैं और स्वीट वाटर प्रोडक्ट है। एक गिलास में शुगर लो और वाटर लो, उसको जल्दी से मिक्स करने के लिए आप क्या करते हो, चम्मच से स्टिर करते हो। एक्चुअली स्टिर से क्या होता है, चम्मच से मिक्स करने से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाती है। तो जितनी ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा कोलिजन्स, उतनी फास्ट रिएक्शन की स्पीड।
अपनी स्कूल की लैब में भी और घर की लैब में भी, दोनों जगह पे चम्मच रखे हुए हैं आपने मिक्स करने के लिए केमिकल्स को। एक्चुअली वो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ाने के लिए रखे हुए। ठीक है जी। अब आगे सुनिए, आगे ये थ्योरी क्या कह रही है, कोलिजन थ्योरी। ये थ्योरी कह रही है कि सिर्फ कोलिजन से काम नहीं चलेगा। ये एक रिएक्टेंट आया, ये दूसरा रिएक्टेंट आया, आपस में कोलिजन करेगा तो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये थ्योरी कह रही थी। ये थ्योरी कह रही थी जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी एक सेकेंड में, उतने ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फास्ट स्पीड से कन्वर्ट होंगे। लेकिन अब ये थ्योरी कह रही है कि सिर्फ कोलिजन से काम नहीं चलेगा। ये रिएक्टेंट आया, ये रिएक्टेंट आया, आपस में कोलाइड हुआ, प्रोडक्ट बन गया, जरूरी नहीं है। देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन। इतनी ज्यादा एनर्जी से, इतनी जोर से कोलिजन होनी चाहिए कि हुलिया ही बिगड़ जाए इनका और नया हुलिया बन जाए, नया कुछ सब्सटेंस बन जाए, दैट इज प्रोडक्ट। फिर से सुनिए ध्यान से, क्या बोला मैंने ये कहा, ये थ्योरी कह रही है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होके न्यू बॉन्ड्स कैसे बनती हैं। भाई ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक होके कोलिजन्स चाहिए। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे उतने ज्यादा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन फिर उसके बाद कह रहे हैं कि सिर्फ कोलिजन से काम नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन। इतनी जोर से कोलिजन होनी चाहिए कि हुलिया बिगड़ जाए, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए। बस एक बार ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी तो फिर स्टेबिलिटी के लिए तो न्यू बॉन्ड्स बननी है। रिएक्शन स्टार्ट करना मुश्किल होता है बच्चों। अब ये ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए एनर्जी चाहिए बच्चों। चम्मच से दो या हीट करके दो, तो हीट की इंपॉर्टेंस यहां पे, टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस यहां पे बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है जी। सिर्फ कोलिजन से काम नहीं चलेगा, इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। अब इसके बारे में और भी है, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं एक और थ्योरी आपको बता देता हूं। ठीक है, फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। पहले समझिए एक और चीज कि ये इफेक्टिव कोलिजन से क्या हो रहा है और इफेक्टिव कोलिजन कैसे हो रही है। अब एनर्जी का हेरफेर आ गया, अब यहाँ पे एनर्जी की इंपॉर्टेंस है, तो थोड़ा बहुत एनर्जी के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एक दूसरी थ्योरी और मैं इसमें मिक्स कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो देखिए बच्चों, ये वाली थ्योरी देखिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, कोलिजन थ्योरी के साथ रिलेटेड ही मैं उसके साथ ही ये एक और थ्योरी आपको बता रहा हूं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। देखो हमारा टॉपिक आज का चल रहा है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कि ये ए और बी में आपस में बॉन्ड कैसे ब्रेक हुई कि न्यू बॉन्ड बन गई, ए बॉन्ड बी। ये टॉपिक चल रहा था। तो इसके पहले वाली थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, क्या कह रही है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करते हैं, ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, ये ए मॉलिक्यूल्स बी मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलिजन हो रही है और उस कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जितनी ज्यादा कोलिजन्स उतना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव कोलिजन। इतनी एनर्जी होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, इतनी इफेक्टिव कोलिजन करें कि ओल्ड बॉन्ड ब्रेक कर दें। ये उस कोलिजन थ्योरी में है और वहां से पता चल रहा है इफेक्टिव कोलिजन के लिए एनर्जी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो अब आपकी इस थ्योरी में एनर्जी की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी उसी एनर्जी पे बेस्ड है। 11th क्लास में भी थी ये थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। 11th में था ना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जिसमें एनर्जी का हेरफेर होता था, बस वही है ये भी। तो देखिए ये थ्योरी मैं आपको एक ग्राफ से समझाऊंगा। वो ग्राफ समझ आ गया तो ये थ्योरी समझ आ गई और साथ साथ में आपको रिएक्शन करना भी आ गया। देखिए ध्यान से, मैं ग्राफ प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं ग्राफ बना रहा हूं। ग्राफ बना रहा हूं
एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यहां पे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कम ज्यादा 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 ज्यादा, और यहां पे रिएक्शन की प्रोग्रेस, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होकर यहां पे कहीं पे खत्म हो रही होगी। मींस मान लो ये यहां पे रिएक्टेंट्स हैं, ये यहां रिएक्टेंट्स हैं, ए बॉन्ड ए, बी बॉन्ड बी यहां पे होगा, A2B2 यहां पे होगा, और यहां पे ये रिएक्शन खत्म हो रही होगी, ये प्रोडक्ट होगा, मतलब ये ए बॉन्ड बी होगा। सपोज करो यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई और यहां पे रिएक्शन खत्म हुई, ठीक है, लेकिन इतना इजी नहीं है बच्चों, इतना इजीली नहीं ये रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए बच्चों ये वाला रास्ता क्रॉस करना पड़ता है, ये रास्ता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए। इतना इजी नहीं है काम, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट पहुंचने के लिए ये एक माउंटेन, ये एक पहाड़ क्रॉस करना पड़ेगा, ये एनर्जी का माउंटेन है। यहां पे देखिए बच्चों, ये रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, और यहां से प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए ये इतने टॉप पे पहुंचना पड़ेगा, इतनी एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा। इस टॉप पे पता क्या होगा, इस टॉप में ऑलमोस्ट ए बॉन्ड ब्रेक हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट बी बॉन्ड ब्रेक हो चुकी होगी, और ए बी बॉन्ड बनने वाली होगी। हाई एनर्जी, हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एनर्जी से हाई हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो इस माउंटेन के टॉप तक पहुंचना जरूरी है। बस टॉप तक पहुंच गया ना, उसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके आगे तो माउंटेन से न्यूट्रल ही जाना, फिर तो गाड़ी न्यूट्रल ही जाएगी, ठीक है, बस यहां तक पहुंचना जरूरी है। हर एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एनर्जी का माउंटेन क्रॉस करना पड़ता है। मान लीजिए, देखो एक एग्जांपल से बताता हूं, सपोज करो ये एनर्जी जो है ये मेजर की गई, ये एनर्जी 100 है, 100 जूल्स है, कैलोरीज है, किलो जूल्स है, जो भी है, ऐसे मैं बता रहा हूं, सपोज करो ये 100 है। तो बच्चों ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तभी कंप्लीट कन्वर्ट होंगे जब इन रिएक्टेंट्स के पास 100 एनर्जी होगी। अगर 100 से कम एनर्जी हुई तो बात नहीं बनेगी। सपोज करो इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए 90 एनर्जी मिली, इनके पास 90 एनर्जी है, ये 100 है तो मान लो ये यहां पे 90 होगा, तो 90 एनर्जी के साथ ये रिएक्टेंट यहां तक पहुंचेंगे, बस यहां से वापस रिएक्ट, एनर्जी का माउंटेन क्रॉस नहीं हुआ, ये टॉप तक नहीं पहुंचे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। यहां तक पहुंचना जरूरी है, इस टॉप तक पहुंचना जरूरी है। अगर रिएक्टेंट के पास 99 एनर्जी है तो रिएक्टेंट 99 एनर्जी के साथ यहां पहुंचेंगे, ये 99 एनर्जी के साथ यहां पहुंचेंगे वापस। इसलिए बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्टार्ट ही नहीं हो पाती, प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको उतनी एनर्जी जितनी चाहिए उतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती कभी भी। और ये एनर्जी क्यों चाहिए बच्चों? क्यों चाहिए 100 एनर्जी? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग इफेक्टिव कोलिजन के लिए, और रिएक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर रिएक्टेंट के पास 110 एनर्जी है, अगर उसको 110 एनर्जी मिल गई, फिर तो रिएक्टेंट 110 एनर्जी है, फिर तो रिएक्टेंट आराम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर रिएक्टेंट के पास 100 एनर्जी है, फिर तो ये पूरे टॉप पे पहुंच गया, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो एनर्जी रिलीज ही करनी है। ये देखिए ना, यहां पे एनर्जी हाई है, फिर रिलीज 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 रिलीज, नीचे एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो इस टॉप तक पहुंचना जरूरी है।
मतलब सिंपल सी बात, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अपने आप को उसका आंसर दो। इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इन रिएक्टेंट्स को कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए इस टॉप तक पहुंचने के लिए? 100 एनर्जी। कितनी एनर्जी चाहिए? 100 एनर्जी। इसे हम कहते हैं बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वर्ड भी था 11th क्लास में, सब कुछ था 11th क्लास में। देखो बच्चों, मैं बार बार 11th क्यों कहता हूं? इसीलिए कहता हूं कि ताकि आप अपने छोटे भाई बहन को, अपने फ्रेंड्स को समझा सको 11th की इंपॉर्टेंस। सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो 11th क्लास में। 11th आ गई तो ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ग्राफ भी था 11th में। अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपने ये ग्राफ नहीं पढ़ा ना, तो समझ लीजिए आपने थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अभी आगे इसके बारे में बताऊंगा कैसे थर्मोडायनेमिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस है। तो देखो ध्यान से, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम 100 एनर्जी, 100 से कम नहीं चलेगा। 99 पे ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, 90 पे तो ये रिएक्टेंट बिल्कुल भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, 110 पे आराम से, 100 पे रिएक्शन हो जाएगी, 99 पे नहीं होगी। तो कम से कम 100 एनर्जी तो चाहिए। इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। लिखिए, मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं इसकी, थ्रेशोल्ड एनर्जी की, आराम से स्लो स्पीड के साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी, इस ग्राफ के हिसाब से 100। एग्जाम में 100 नहीं लिखना, वो तो अलग अलग हो सकती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। ये वो कम से कम एनर्जी है जिससे कि ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, जिससे कि इफेक्टिव कोलिजन हो जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। थ्रेशोल्ड एनर्जी बच्चों सेम वैसी ही है जैसे मैं आपको कहता हूं आपकी थ्रेशोल्ड स्टडी। आपकी कम से कम स्टडी क्या है? कम से कम टेक्स्ट बुक के ऑल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो कम से कम है, उससे कम कुछ नहीं चलेगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक का एक भी क्वेश्चन छोड़ दिया ना, वही एग्जाम में आएगा। तो टेक्स्ट बुक का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, वो आपकी थ्रेशोल्ड स्टडी है। उससे ज्यादा कर दोगे तो बहुत अच्छा है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करोगे और एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 100 एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं। तो आपकी थ्रेशोल्ड स्टडी है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, यहां पे थ्रेशोल्ड एनर्जी है फिलहाल इस ग्राफ के हिसाब से 100। समझ आ रहा है ना? ये ऐसी एनर्जी 11th क्लास में भी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा ध्यान से, फिर से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। यही रिएक्शन करनी है, यही ग्राफ है, यही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने हैं। तो बताओ यहां पे इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्टेंट्स को? सिंपल सी बात है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए। या तो आप सप्लाई करो या तो नेचर सप्लाई करे। तो बताइए आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी इसे अरेंज करके देनी पड़ेगी? 100 से ज्यादा या 100 से कम पे भी काम चल जाएगा। फिर से सुनिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, यही ग्राफ है, यही रिएक्शन करनी है, यही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने हैं। बताओ आपको कितनी एनर्जी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसके लिए, इस रिएक्शन करने के लिए? 100 से ज्यादा या 100 से कम पे भी काम चल जाएगा? सोचिए, मैं बताता हूं इसका आंसर। 100 से कम पे भी काम चल जाएगा। सुना ध्यान से, क्या बोला मैंने? 100 से कम पे भी काम चल जाएगा। आप अगर इसको 100 से कम एनर्जी दोगे ना, तो भी ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा हेर फेर है। अभी मैं कह रहा हूं कम से कम 100 एनर्जी चाहिए, ग्राफ से साफ दिख रहा है।
अब मैं कह रहा हूं 100 से कम पे भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो बच्चों, रिएक्टेंट्स की अपनी भी तो कुछ एनर्जी है। हमें टोटल 100 एनर्जी चाहिए, तो यहां से 0 यहां से स्टार्ट हुआ होगा ना। टोटल एनर्जी 100 चाहिए ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन रिएक्टेंट्स की अपनी भी तो कुछ एनर्जी है। सपोज करो रिएक्टेंट की एनर्जी 30 है, सपोज कीजिए ये रिएक्टेंट की एनर्जी 30 है, तो 100 तक पहुंचने के लिए आपको तो सिर्फ 70 एनर्जी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। 30 एनर्जी रिएक्टेंट्स की है, 70 एनर्जी आप सप्लाई करो, हो गया 100। तो 100 से कम एनर्जी सप्लाई की ना, ठीक है। तो ये एक और टाइप की एनर्जी आ गई, ये देखिए यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, इसे हम कहते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए दिस एनर्जी इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी के साथ साथ एक और वर्ड मैंने सामने रख दिया, एक्टिवेशन एनर्जी। लिखिए, इसकी भी डेफिनेशन लिखवाता हूं आराम से, स्लो स्पीड के साथ। एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, is the extra energy supplied to the reactants so that they can cross energy barrier, so that they can cross energy barrier and convert it to products. Activation energy, the extra energy supplied to the reactants so that they can cross energy barrier and convert it to products, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये दो अलग अलग टाइप की एनर्जीज बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, बच्चों को क्लियर ही नहीं होता थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या एक्टिवेशन एनर्जी क्या। एक्टिवेशन एनर्जी ये कम से कम एनर्जी है, कम से कम 100 एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। लेकिन हमने क्या देखा, रिएक्टेंट्स की अपनी भी कुछ एनर्जी है, 30 या 20 एनर्जी रिएक्टेंट की अपनी है। तो आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, आपको 100 तक पहुंचने के लिए 70 एनर्जी सप्लाई करनी है, 70 एनर्जी का अरेंजमेंट करना है, इसे कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी ये वाली है, जिसका अरेंजमेंट आपको करना है। स्कूल की लैब में भी और घर की लैब में भी, स्कूल की केमिस्ट्री लैब में भी और घर की केमिस्ट्री लैब में भी आपने बर्नर रखे हुए हैं हीट करने के लिए, आपने चम्मच रखे हुए हैं, स्टेरर रॉड रखी हुई है उसको मिक्स करने के लिए, एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए? थ्रेशोल्ड नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी। जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी चाहिए वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, कम से कम वाली, ठीक है जी। आपकी कम से कम स्टडी है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मान लीजिए एक यूनिट है, उस यूनिट के 50 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं, तो दैट इज योर थ्रेशोल्ड स्टडी की 50 क्वेश्चन सॉल्व करने कम से कम। उससे ज्यादा करोगे तो बहुत अच्छा, कम से कम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बच्चों 20 क्वेश्चंस तो क्लास में भी तो सॉल्व हो गए हैं, पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो गए। अब आपको एक्स्ट्रा घर जाके तो सिर्फ 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो टोटल है 50 रिक्वायरमेंट, लेकिन 20 पहले से हो गई है, अब आपको 30 ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। ऐसा यहां पे भी है, आपको रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए 100 एनर्जी चाहिए थी कम से कम, उससे कम कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन रिएक्टेंट्स की अपनी भी कुछ एनर्जी थी, 30 एनर्जी अपनी थी, अब आपको सिर्फ 70 एनर्जी का ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब ध्यान से देखिए, यहां से ये पूरा ऊपर से नीचे तक जो एनर्जी है ना बच्चों, ये एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये एनर्जी इतनी यहां से यहां तक 30 to 100 तक, ये है एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको अरेंज करनी है। मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी TE, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स।
एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस। अब क्लियर हो जाएगा ये रिलेशन आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में। थ्रेशोल्ड एनर्जी 0 से 100 तक, ये पूरी है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इज 70 प्लस जो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी थी 30, हो गया ना 100। तो अगर आपके पास दो वैल्यूज हो तो आप थर्ड एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी का हेरफेर है। आपको जो एनर्जी सप्लाई करनी है वही रिएक्शन और रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करेगा। अगर एनर्जी का माउंटेन छोटा है, अगर एनर्जी का माउंटेन छोटा है तो मतलब आपको कम एनर्जी अरेंज करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी कम है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। अगर ये एनर्जी का माउंटेन बिग बड़ा है तो आपको ज्यादा एनर्जी जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी, मतलब रिएक्शन स्लो होगी। तो ये एनर्जी का माउंटेन डिसाइड करता है बच्चों, रिएक्शन स्लो होने वाली है या रिएक्शन फास्ट होने वाली है। क्लियर? अभी मैं यहां से बहुत सारी चीजें जो है क्लियर करवाऊंगा अभी, और ज्यादा 11th का थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखिए जरा, रिएक्टेंट्स ये हैं, प्रोडक्ट्स ये हैं। इस ग्राफ को देख के बताइए जरा कि क्या लगता है आपको, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो पता ही होना चाहिए 12th क्लास में। एक्सो मतलब बाहर, हीट रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक मतलब एंडो मीन्स एब्जॉर्ब, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस पूरी रिएक्शन में ओवरऑल हीट रिलीज या हीट एब्जॉर्ब, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हीट तो एब्जॉर्ब ही है भाई, हमें तो हीट सप्लाई करनी है, लेकिन ओवरऑल देखिए, ओवरऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हिसाब से देखिए, रिएक्टेंट की एनर्जी है 30, अगर प्रोडक्ट की एनर्जी पे नजर मारिए, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, रिएक्टेंट से ज्यादा है या कम है? रिएक्टेंट से कम है। मान लो ये एनर्जी है जी 20, तो प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है 20, रिएक्टेंट्स की एनर्जी कितनी है 30, तो ओवरऑल क्या हो गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी 30 है, प्रोडक्ट की एनर्जी 20 है, ओवरऑल लॉस हो गया ना। कितनी एनर्जी का लॉस हो गया 10। मतलब ओवरऑल एनर्जी ऑफ रिएक्शन, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स जैसे निकालते थे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, 20 माइनस 30 माइनस 10, ओवरऑल 10 एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों। मतलब ये ग्राफ एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, ये ग्राफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। एंडोथर्मिक का कोई अलग से नहीं होगा, वो ग्राफ भी सेम ऐसा ही होगा। ये देखो यहां पे बनाता हूं एक सिंपल सा थोड़ा सा, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर एक सिंपल सा ऐसे रफ ग्राफ बना रहा हूं तो ऐसा ग्राफ होगा, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, ठीक है। मान लो रिएक्टेंट की एनर्जी 30 है, प्रोडक्ट की एनर्जी 50 है, तो ओवरऑल क्या हुआ, लॉस गेन, ओवरऑल गेन हुआ। 50 माइनस 30 20 का गेन है एंडोथर्मिक। लेकिन देखो ग्राफ पे ध्यान से, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे रिएक्शन एंडोथर्मिक हो, ये एनर्जी का माउंटेन तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, इस टॉप तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है। शुरू में तो एनर्जी सप्लाई करना जरूरी है। मतलब इसके हिसाब से देखा जाए ना बच्चों, ऑल रिएक्शंस, ऑल एक्सो एंडो, ऑल रिएक्शंस शुरू में एंडोथर्मिक ही होती हैं। ऑल रिएक्शन को शुरू में एनर्जी चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए? ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए। शुरू में तो ऑल रिएक्शन एंडोथर्मिक होती हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट में तो एनर्जी सप्लाई करनी ही पड़ती है, आप सप्लाई करो या नेचर सप्लाई करे, एनर्जी तो सप्लाई करनी पड़ती है। फिर ओवरऑल देखते हैं, जब यहां पे टॉप तक पहुंच गए तो उसके बाद एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई, गेन होने से ज्यादा रिलीज हुई या कम रिलीज हुई, वहां से डिसाइड होता है। यहां से टॉप के आगे से डिसाइड होगा
कि ये ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होने वाली है या एंडोथर्मिक। अब ध्यान दो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इस ग्राफ के हिसाब से, वापस इस ग्राफ पे आ जाते हैं, इस ग्राफ के हिसाब से रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी कितनी है? एवरेज एनर्जी 30। इस ग्राफ के हिसाब से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए? मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी है? 100 एनर्जी है, दैट इज थ्रेशोल्ड। इस ग्राफ के हिसाब से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो 100 तक पहुंच जाए? 30 पहले से थी, आपको 70 एनर्जी सप्लाई करनी है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। बताओ, रिएक्टेंट्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, रिएक्टेंट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच गए, रिएक्टेंट्स इस टॉप तक पहुंच गए। अब प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए एनर्जी रिलीज करनी है। अब तो एनर्जी कम हो रही है ना, एनर्जी रिलीज करनी है। बताओ कितनी एनर्जी रिलीज करनी है? 100 से पहुंच गया ये प्रोडक्ट तक, प्रोडक्ट की एनर्जी है 20, तो 100 से 20 कितनी एनर्जी रिलीज की? 80। गेन कितनी की थी आपने? सप्लाई कितनी की थी? 70। और रिलीज कितनी कर दी? 80। तो ओवरऑल लॉस है या गेन है? 70 गेन की, 80 रिलीज कर दी। 70 गेन, 80 रिलीज, तो ओवरऑल तो लॉस ही हुआ ना 10 का। दैट 10 एक्चुअली -10 इज एनर्जी ऑफ रिएक्शन। उसी को हम कहते थे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है? 20, रिएक्टेंट की एनर्जी 30, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 20 माइनस 30 इज -10। बिल्कुल सिंपल वे से बता रहा हूं, ठीक है। पूरी प्रॉपर उनकी वो वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं, सिंपल वे से बता रहा हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए कि एनर्जी का हेर फेर क्या है। तो इतनी सारी एनर्जीज यहां पे आप पढ़ रहे हो। प्रोडक्ट की एनर्जी 20, रिएक्टेंट की एनर्जी 30, एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, दिस माइनस दिस इज डेल्टा एच। ऐसे लिखते थे हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में, दिस इज डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी, -10 एक्सोथर्मिक। वहां पे ये जो चेंज आएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, वो +20 आएगा, ये एंडोथर्मिक है। आपको टोटल एनर्जी जो थी इसके लिए अरेंज करनी थी 100, लेकिन 30 एनर्जी रिएक्टेंट के पास थी, आपको सिर्फ 70 का ही अरेंजमेंट करना है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि यहीं से ये सब समझ आ जाए। अब एक और चीज देखिए जरा, ये रिएक्टेंट्स को 70 एनर्जी दी, ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। अब सोचिए जरा, मुझे ये रिएक्शन रिवर्स करनी है, मुझे इन प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कितनी एनर्जी का अरेंजमेंट करना पड़ेगा? मुझे कितनी एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाए, यहां से यहां पहुंच जाए, यहां से मतलब 20 से 100 तक पहुंच जाए। तो कितनी एनर्जी? 80। 20 से 100 पहुंचना है 80। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है 80, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो आपको सप्लाई करनी है वो है 70। अब मुझे लगता है आपको ऑल एनर्जीज जो यहां पे यूज हो रही हैं उनका हेर फेर समझ आ गया। नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड करके देखिए। थर्मोडायनेमिक्स में भी ये चीज थी, एनर्जी का हेरफेर कैसे एक रिएक्शन होती है, कैसे रिएक्शन स्लो या फास्ट होती है यहीं से डिसाइड होगा, कैसे रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होती है यहीं से डिसाइड होगा। एनर्जी का माउंटेन बड़ा है तो रिएक्शन स्लो होगी, एनर्जी का माउंटेन स्मॉल है मतलब आपको कम एनर्जी देनी है, आपको कम एनर्जी का अरेंजमेंट करना है तो वो रिएक्शन फास्ट है। हो सकता है वो कम वाली एनर्जी नेचर से ही मिल जाए, हम थोड़ा सा इनिशिएट करें, थोड़ी सी हीट सप्लाई करें, बस वो प्रोडक्ट में जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो गए। अगर प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो वो वाली अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, जैसे यहां पे देखो
यहां पे देखिए, यहां पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना है तो आपको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कम एनर्जी देनी है, यहां से यहां तक ज्यादा एनर्जी देनी है, तो वो रिवर्सिबल जल्दी हो जाएगी, इसका रिवर्स होना मुश्किल है। तो ऐसे कुछ भी उल्टे सीधे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ ये वाली बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी या वो वाली बैकवर्ड रिएक्शन, ग्राफ बनाए हुए होंगे, उन ग्राफ से पहचाने किसकी बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी, किसकी फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी का माउंटेन समझने की जरूरत है आपको। थोड़ा सा एक और चीज मैं बता देता हूं, उसको फिर हम आगे 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 आने वाली यूनिट में, यूनिट नंबर 4 में अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। कैटलिस्ट, थोड़ा सा उसका आइडिया भी यहां पे दे देता हूं। कैटलिस्ट के बारे में भी आपने सुना ही होगा सबने। सिंपल भाषा में क्या कहते हैं हम, कैटलिस्ट प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टेंट्स। कैटलिस्ट रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करते हैं और रिएक्शन फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन फास्ट कर देते हैं। बाकी इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम यही कहते हैं ना कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड फास्ट कर देते हैं। इस ग्राफ के हिसाब से हम कह रहे हैं कि भाई एनर्जी का हेर फेर है तो ही रिएक्शन फास्ट या स्लो डिसाइड होगी। अगर बच्चों इसी ग्राफ में मैं अगर कैटलिस्ट यूज करूं ना, इसी ग्राफ में कैटलिस्ट यूज करूं ना, तो कैटलिस्ट पता क्या करता है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता, यहां से एक टनल निकाल देता है। ये माउंटेन क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर कैटलिस्ट हो तो। कैटलिस्ट अगर हो तो यहां से टनल निकालेगा, सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट। अगर कैटलिस्ट हो तो आपको ये इतना एनर्जी का माउंटेन क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। बच्चों ये एनर्जी का माउंटेन क्यों क्रॉस करना है, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए ना, इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए ना। कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम नेक्स्ट यूनिट में। कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट्स को, और सरफेस पे ही कैटलिस्ट बॉन्ड ब्रेक करने में भी हेल्प कर देता है। आपको एनर्जी क्यों चाहिए थी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और कैटलिस्ट ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहे हैं। जब कैटलिस्ट ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है तो फिर एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों लेनी, थोड़ी सी एनर्जी से भी काम चल जाएगा। कैटलिस्ट यहां से शॉर्टकट रास्ता देता है आपको। इस तरह से कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है। कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। पहले आपको 70 एनर्जी चाहिए थी, 70 एनर्जी सप्लाई करनी थी, कैटलिस्ट होगा तो कम एनर्जी से भी काम चल जाएगा। क्यों, क्योंकि कैटलिस्ट बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है। ये ग्राफ समझिए सारा। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी के बेसिस पे ही बच्चों आपके न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, जो मैं अभी यहां पे मिक्स नहीं करूंगा, अलग एक और वीडियो लेक्चर बना लेंगे। ये एक दिन में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है और ऑल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि बार बार 11th आ रही है ना बीच में, तो उसको अलग से पढ़ लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम। आज आप सिर्फ ये एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये वाली चीज करो, ये वाली चीज करोगे तो इसके बेसिस पे जो आगे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो अच्छे से कर पाओगे, और वही आपका इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आपका यूनिट खत्म, सीबीएसई स्टेट बोर्ड वगैरह सब खत्म, आपको टेक्स्ट बुक के ऑल क्वेश्चंस निपटाने हैं। आज आपने बस ये वर्ड्स सीखने हैं, ये वर्ड सीख लो तो समझ लो इसके क्वेश्चंस भी सीख लिए आपने, और यहीं से क्वेश्चंस सोचने की कोशिश करो। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी एनर्जी देनी है, और थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।